नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। खेल रत्न पुरस्कार के 5 विजेताओं में 3 महिलाएं शामिल। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरेगा। सरकार ने खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की राशि बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हुई और जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के जडूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतहर सईद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अब खेल और फिटनेस युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों का रवैया भी बदल रहा है। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के कारण खेल जगत पर विपरीत असर पड़ा है। भारत में भी इससे खेल की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। श्री कोविंद ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि खिलाड़ी और कोच ऑनलाइन कोचिंग तथा वेबिनार के जरिए संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और अन्य संस्थानों ने भी कोच और खिलाड़ियों से संपर्क बनाए रखा है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि खेलों की दुनिया से जुड़े लोग अधिक मानसिक शक्ति के साथ उपलब्धियों का नया इतिहास रचेंगे। श्री कोविंद ने कहा कि खेल और खिलाड़ी देशवासियों के बीच एकजुटता की भावना मजबूत करते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले खिलाड़ी के विजय का जश्न केरल और लक्षद्वीप तक मनाया जाता है। जब तमिलनाडु का खिलाड़ी पदक जीतता है तो लद्दाख तक सभी देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खेल और खिलाड़ी हमारे देशवासियों में एकजुटता की भावना को मजबूत बनाते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि ये उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 खिलाड़ियों में से 3 बेटियां मणिका बत्रा, विनेश तथा रानी रामपाल हैं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 खिलाड़ियों में 3 बेटियां मणिका बत्रा, विनेश और रानी तथा एक पैरा एथलीट शामिल हैं। पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल रत्न मरियप्पन जैसे खिलाड़ियों ने विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारी साख बढ़ाई है। राष्ट्रपति ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं। साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी बेंगलुरु, पुणे, सोनीपत, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद और ईटानगर से समारोह में शामिल हुए।
आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन पर समाचार का सजीव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार वर्चुअली किया गया है। समारोह से पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्री नायडू ने ट्विटर पर कहा कि कोविड महामारी ने खेल गतिविधियों पर बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता और बढ़ गई है। श्री नायडू ने लोगों से फिट इंडिया जैसी पहल को जन आंदोलन बनाने का प्रण लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए खेल और व्यायाम जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने महान खिलाड़ी और ओलंपियन ध्यानचंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। श्री मोदी ने इन खिलाड़ियों के परिश्रम और प्रतिबद्धता को असाधारण बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है, जिनकी हॉकी का जादू कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों की सफलता की दिशा में उनके परिवारों, कोच और सहायक कर्मियों की असाधारण सहायता की सराहना करने का भी दिन है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में खेलों को लोकप्रिय बनाने और खेल प्रतिभाओं की सहायता के लिए पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रत्येक देशवासी से खेलों और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया, क्योंकि ऐसा करने के अनेक लाभ हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है और ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत को 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में सहयोग किया था। श्री रिजिजू ने कहा कि पूरे देश को ध्यानचंद के समर्पण और कौशल तथा उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने भारत को सम्मान दिलाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। श्री रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय खेल और साहस जगत के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया इसके 2 उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हमने एक लंबी अवधि की योजना तैयार की है और हमारा उद्देश्य है कि 2028 तक भारत ओलंपिक के प्रथम 10 देशों में शामिल हो सके। खेलोगे तो खिलोगे एवं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब के मूल मंत्र को हम पूरी तरह चरितार्थ करना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि महान खिलाड़ी ने अपने खेल से हॉकी में भारत का नाम रोशन किया। श्री जावड़ेकर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। लेह के उपायुक्त ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन को रवाना किया। इस दौड़ का आयोजन जिला युवा सेवा और खेल विभाग ने किया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन नए भारत के निर्माण के लिए देशवासियों को फिट रखने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एवरेस्ट विजेता त्रिशेरिंग एंगमो तथा रिंगजिंग डोलकर और प्रसिद्ध खिलाड़ी सेतन डोलकर ने भी भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल अनाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता भी शामिल है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में उत्पादित कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, देश और दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही कृषि से संबंधित शिक्षा देना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ड्रोन टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर लगातार काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्ष पहले देश में केवल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इनकी संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और लाखों कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बुंदेलखंड में हजारों तालाबों की मरम्मत की गई है और नए तालाबों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत भूजल का स्तर बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और रक्षा गलियारा जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके बाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें नए भवन के लिए बधाई दी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के दौरान देश में व्यापक बदलाव हो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जनपद आते हैं, यह प्रतिवर्ष सूखा की चपेट में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप आज काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिली है। इसके साथ ही आज अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनधन खातों की शुरुआत को महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया है। उन्होंने कहा कि 6 साल में 40 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोगों के लिए 100 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन केवल 15 रुपए ही उन तक पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब 100 रुपए भेजती है और लोगों को पूरी राशि मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। खेल रत्न पुरस्कार के 5 विजेताओं में 3 महिला शामिल। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरेगा। सरकार ने खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की राशि बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हुई।
जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के जाडूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 65,050 रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 26,48,998 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। अब देश में कुल कोविड मरीजों में से केवल 21.72% का ही इलाज चल रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू होने के कारण कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में कोरोना मृत्यु दर 1.81% है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 34,63,972 हो गई है, जिनमें से 7,52,424 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,021 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 62,550 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस तरह के कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट होगी। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और मनोरंजन संबंधी शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों के आयोजन पर रोक होगी। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभाकक्ष तथा इसी तरह के अन्य स्थानों को भी बंद रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के कुछ इलाकों प्रधान नगर, चंपासरी, हैदरपारा, गोरंग बसंस, अरविंद रोड में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही लोग अपने अपने घरों में क्वारंटीन में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी कर्फ्यू की घोषणा के सड़कें, दुकानें, व्यावसायिक परिसर सुनसान पड़े हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,272 लोग संक्रमित हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 80.51% हो गई है। गुजरात में अब तक 21,21,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 75,800 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल सामने आए संक्रमण के 1,272 नए मामलों में से सबसे अधिक 178 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 145 और वडोदरा में 97 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 92,602 हो गई है। राज्य में 15,072 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 86 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,050 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 74,551 हो गई है। कल 14 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,978 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 29 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,751 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,20,166 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान लगभग 62,000 लोगों की जांच की गई। 1,675 से अधिक कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 74.3% हो गई है। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,560 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट में कहा कि इस दौरान 40,102 लोगों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,763 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इससे ठीक होने वालों की संख्या 81,000 है। अभी 20,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है।
मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि कल 14 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 1003 है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब तक 514 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 489 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक और अन्य चिकित्साकर्मी योद्धा की तरह डटे हुए हैं। रोगियों के इलाज और उनका जीवन बचाने के लिए कई डॉक्टरों को अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा है। संक्रमणग्रस्त रोगियों के संपर्क में आने के कारण उनके संक्रमित होने का खतरा काफी अधिक रहता है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए एक रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम कोविड-19 वारबोट रखा गया है। केरल में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वैली बैंड के नाम से एक उपकरण तैयार किया गया है, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767 और 11-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज तड़के पुलवामा जिले के जडूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में एक सैनिक भी शहीद हो गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। क्षेत्र में छानबीन का अभियान जारी है। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में दक्षिण कश्मीर में ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले कल शाम शोपियां जिले के किलूरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे और एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंबई पुलिस ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आग्रह पर सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा मुहैया करा दी है। सीबीआई की टीम ने, जो इस मामले की जांच के लिए मुंबई में है, मुंबई पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने को कहा था। जांच टीम ने इस मामले में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। हाल ही में इस अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने और अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से राज्य के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। राज्य की नर्मदा, बेतवा और ताप्ती सहित सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। साथ ही बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और माचागोरा सहित राज्य के सभी प्रमुख बांधों के गेट लगातार खोलने पड़ रहे हैं। खंडवा जिले के पुनासा की एसडीएम ममता खेड़े ने बताया, नर्मदा घाटी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और इसलिए इंदिरा सागर बांध परियोजना और ओंकारेश्वर बांध परियोजना दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में पानी आया है। इंदिरा सागर परियोजना पानी ज्यादा छोड़े जाने के कारण जो नर्मदा नगर पुल है, जो भोपाल और पुनासा को जोड़ता है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ के लिए बंद किया गया है। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और जबलपुर जिलों में सबसे अधिक बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल सहित अधिकतर शहरों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। भारी बारिश के कारण अधिकतर स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में अति वर्षा की स्थिति की समीक्षा कर आम लोगों को जल भराव की स्थिति से बचाने और आवश्यक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ सहित महाराष्ट्र के उत्तर कोंकण क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
मुंबई शहर, उपनगर और पास के ठाणे जिले में आज सुबह बहुत तीव्र बारिश हुई और अंधेरी, चेंबूर, ठाणे शहर और पवई क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई और उत्तरी कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि निचले इलाकों में बाढ़ आने और यातायात में बाधा होने की संभावना है। कोलाबा वेधशाला में 108.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सांताक्रूज में आज सुबह 8 बजे तक 85.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई क्षेत्र की सभी 7 झीलें भर जाने की वजह से स्थानीय प्रशासन ने महानगर क्षेत्र में पानी कटौती को रद्द कर दिया है। विदर्भ में वर्धा और वैनगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निम्न वर्धा बांध के 31 दरवाजे आज सुबह खोले गए, जिसमें से 3,466 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों और नदी के पास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबा श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार 5वें दिन भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग दलवा, नाशरी और पेढ़ा के बीच कई स्थानों पर मंगलवार और फिर बृहस्पतिवार को भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मंगलवार को लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टाने खिसकने की घटनाएं बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई है। राजमार्ग पर आवश्यक वस्तुओं से लदे सैकड़ों वाहनों की कतारें लगी हैं। सड़क से मलबा हटाने के लिए कर्मचारी और मशीनें लगाई गई हैं। आज शाम तक राजमार्ग खोलने के प्रयास जोर शोर से किए जा रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। मुंबई में आमतौर पर भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गुवाहाटी में गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तापमान 24 डिग्री और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। चंडीगढ़ में भी गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में आमतौर पर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के द्वितीय श्रेणी के शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को खास तौर पर बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। सरकार ने इस संबंध में 3 साल के कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से चुने गए इलाकों में 3000 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस का कोयला बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा में 3 बांस क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। प्रदेश में बांस उद्योग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 लोगों को बांस से संबंधित उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जम्मू के पास घाटी में स्थापित किए जा रहे बांस के मेगा औद्योगिक पार्क के अलावा इस क्षेत्र में बांस संबंधी टेक्नोलॉजी विकास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का एक दल बहुत जल्द जम्मू का दौरा करेगा और क्षेत्र में बांस उगाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। खेल रत्न पुरस्कार के 5 विजेताओं में 3 महिलाएं शामिल। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरेगा। सरकार ने खेल रत्न
अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की इनाम राशि बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हुई और जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के जडूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।